हेलो पीपल, व्हाट्सअप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंदू का एनालिसिस, जैसे अपन हमेशा से करते आ रहे हैं। अभी तक आपको काफी अच्छा एक आइडिया लग गया होगा कि हम इन सेशंस में क्या करते हैं। बेसिकली इफ यू आर न्यू हियर, हम इन सेशंस में बाई वीकली सेशंस होते हैं पहले तो, मतलब हफ्ते में 2 बार होने वाले। तो मान लीजिए जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को पिछले फ्राइडे से, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे क्या क्या हुआ, हम उसका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और डिस्कस करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। प्लस अब जैसे फ्राइडे को सेशन होगा, फ्राइडे को, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। इस तरीके का आपका अगर हफ्ते के 2 सेशंस आप देख लेते हो तो काफी हद तक आप बच जाते हो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और हालांकि आपका इंटेंशन होता होगा कि पढ़ा जाए न्यूज़पेपर हर दिन, बट हर दिन ये डिसिप्लिन वे में और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं हो पाता। तो द इंटायर पॉइंट इज कि आपका किसी दिन मिस आउट हो भी जाता है तो भी अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका मोस्टली पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द हिंदू का एनालिसिस, हम सामने न्यूज़पेपर ही खोल के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मतलब ये भी नहीं होता कि कहीं और से उठा के, न्यूज़पेपर में जो लिखी हुई चीजें होती है उन्हीं को हाईलाइट करके हम डिस्कस करते हैं एकदम प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन, स्टार्टिंग विथ 7 जून को क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के न्यूज़पेपर में मोस्टली सारी की सारी खबरें पॉलिटिकल न्यूज़ ही आ रही हैं, जो कि आपके जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपका देश में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके घुसना है, ये सब देखना कि भाई एक वो डिस्कशन होता है ना कि किस स्टेट में क्या कितने वोट पड़े और किस कास्ट वालों ने किसको ज्यादा वोट दिया, बीजेपी को किसने सपोर्ट किया, ये टाइप का जो पॉलिटिक्स होता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आते। आपको ज्यादा से ज्यादा पूछे जा सकते हैं तो भाई किस स्टेट में कौन सी सरकार आई और वहां के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्स आप जनरली देखते हो, चाहे आप लॉ एंट्रेंस दे रहे हो या कोई भी और एग्जाम दे रहे हो जिसमें द हिंदू रेफरेंस है या इम्पॉर्टेंट है, उन सारे एग्जाम्स में आप देखना कि जो एग्जामिनर होते हैं दे जनरली स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्शियल न्यूज़, और इस टाइप की कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन टाइप की जो न्यूज़ होती है उन पे क्वेश्चंस नहीं आते, तो वो सब हम स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपको उनके ऊपर और जानकारी चाहिए और डिटेल में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसपे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, येस अकेडमी फॉर लॉ। वहां हम बाकायदा पूरी की पूरी ये सारे वीडियोज और इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। ओके, चलो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ उत्तराखंड में एक बहुत ही बड़ा ब्लिजर्ड आया था, जिसमें काफी सारे ट्रैकर्स फंस गए थे। कुछ 23 ट्रैकर्स गए थे, उसमें से 13 सर्वाइवर्स बचे हुए थे बस। और अब जाके सरकार ने इनको रेस्क्यू करके बारी बारी से लेकर आया, और डेड बॉडीज जो थे, द पीपल हु कुडंट मेक इट, उनको भी धीरे धीरे करके रिट्रीव किया है। और ये कहाँ पे हो रहा था, दिस वाज हैपनिंग इन केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर इन सब का अराइवल हुआ, द सर्वाइवर्स। ठीक है, ये ट्रैक कहाँ पे था, कहाँ पे ट्रैकिंग करने गए थे, इसका नाम है सहस्त्र ताल ट्रैक, काफी ज्यादा फेमस ट्रैक है। यहाँ पे गए थे 22 ट्रैकर्स गए थे, एंड दे वर कॉट इन अ ब्लिजर्ड। वहां पे अनएक्सपेक्टेडली जो आया था उस ब्लिजर्ड में फंस गए, एंड उन 22 में से सिर्फ 13 सर्वाइवल्स बचे हैं। 9 लोग जिनकी मौत हो गई, उनको धीरे धीरे करके रिट्रीव किया गया। तो प्लीज बी वेयर, इस मौसम में जब इतना अनएक्सपेक्टेड बारिश आंधी तूफान आ रहा है, इस टाइम पे बहुत या तो नोन जगहों पे ट्रैकिंग जाए। आई नो मॉनसून में ही ट्रैकिंग का मौसम होता है, तभी मजा आता है, लेकिन या तो नोन जगह पर जाइए, या फिर अभी थोड़ा सा जब तक स्टेबल नहीं हो जाता माहौल या मौसम, तब तक स्टीयर क्लियर ऑफ ट्रैकिंग एंड ऑल दीज अनएक्सपेक्टेड जगह है जहाँ पे सडन लैंडस्लाइड्स और ये सब आ सकता है। ठीक है, अच्छा सेकेंड, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था किस तरीके से दिल्ली में वाटर क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे आ रही है, और हमने टैंकर माफियाज की बात की थी। उसी का थोड़ा आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक्स ऑफ पानी सप्लाई करने के लिए टू दिल्ली को 137 क्यूसेक्स वाटर सप्लाई करना है हिमाचल को। अब इसमें हिमाचल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूसेक्स क्या होता है, क्यूसेक्स बेसिकली यूनिट ऑफ फ्लो होता है कि पर सेकंड कितने क्यूबिक मीटर पानी बहता है। तो 137 क्यूबिक मीटर पानी पर सेकंड, इतना वाटर
वो दिल्ली को दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़े लेवल की वाटर क्राइसिस चल रही है। अब इसमें हिमाचल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दिल्ली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में उचक रहा है हरियाणा, जिनके थ्रू पानी पास होकर दिल्ली में आने वाला है। हिमाचल से निकल के रिलीज होकर हरियाणा से पास होते हुए ये पानी दिल्ली तक पहुंचेगा। हरियाणा का ऐसा कहना है कि इतने ज्यादा वाटर की जरूरत दिल्ली को नहीं है, ये फालतू का क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, जितनी जरूरत थी उतनी उनको पूर्ति हो चुकी है। तो हरियाणा का सीधा सीधा ये कहना है कि इतनी जरूरत नहीं है। इन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए, ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग जून 5 को हुई थी, जो इनकी पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी, जिसमें डिसाइड हुआ है कि इतना पानी रिलीज करना है, ये 5 जून को हुई थी, जिसमें बोर्ड ने एक्नॉलेज किया कि भाई हाँ, ड्रिंकिंग वाटर की तक बहुत ज्यादा कमी है, शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इन द नेशनल कैपिटल, ठीक है। और ऊपर से हीट वेव चल रही है, बहुत गंदा गर्म नौ तपा वाली गर्मी दिल्ली में पड़ रही है। अब हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो 52.9 डिग्रीज था वो एक्चुअली में जो टेम्परेचर मापने वाली मशीन थी वो उस जगह की टूटी हुई थी, मैल फंक्शन कर रही थी, बट स्टिल द ट्रूथ रिमेन्स कि इस बार एक्सट्रीम गर्मी पड़ी है और ड्राई गर्मी पड़ी है। हीट वेव में बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। ऐसे एक्सक्यूज मी, ऐसे माहौल में इसके ऊपर से पानी की कमी होना इज एक्सट्रीम, मतलब लोग बहुत खराब हालत में है दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में, और खासतौर पे वो लोग जो स्लम्स वगैरह में रहते हैं जिनका कांस्टेंट वाटर सप्लाई है भी नहीं। तो इसलिए ये सोल्यूशन निकाला था बोर्ड ने, ठीक है, जिसमें हरियाणा ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। हरियाणा ने ये बोला था कि भाई हिमाचल प्रदेश डिड नॉट हैव एनी वाटर स्पेयर। हरियाणा बोल रहा था कि भाई ये कहाँ से दे रहे हैं, इनके खुद के पास इतना पानी नहीं है, ये न्यू दिल्ली को कहाँ से दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश खुद वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, ऐसा हरियाणा का कहना था, ठीक है। बट अल्टीमेटली वाटर सप्लाई किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक एडिटोरियल में डिस्कशन है, हम एक एक करके पॉइंटर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है हेल्थ रेगुलेशंस नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच। सबसे नीचे ग्रास रूट बेस लेवल से टॉप पे जाने वाली अप्रोच की जरूरत है हेल्थ सेक्टर को या हेल्थ रेगुलेशंस को। बात कहाँ से शुरू हो रही है? ये बात शुरू हो रही है कि हाल ही में दिल्ली में एक प्राइवेट नियोनेटल केयर, नियोनेटल मतलब नियोनेटल इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेग्नेंट विमेन जो होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इन्फेंट्स भी होते हैं, नियोनेटल केयर प्रोवाइड करने वाला क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, वहाँ पर फायर ब्रोक आउट, डेवेस्टेटिंग फायर, जिससे काफ़ी ज़्यादा खराब हालत हो चुकी थी। एंड ऊपर से मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई नहीं भी मरा या डेथ नहीं भी हुई, फेटालिटीज़ नहीं भी हुई, तब भी वो धुआं इन्फेंट्स ने, छोटे छोटे बच्चों ने जो अभी अभी पैदा हुए हैं और माओ ने जिनकी इम्यूनिटी इतनी लो होती है उन्होंने सूंघा होगा, तो उनको तो लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज रहने वाले इस छोटे से लापरवाही के कारण। तो यहाँ पे पूरा बात चल रही थी मीडिया में कि भाई ब्लेम किस पे डाला जाए, क्या गवर्नमेंट पे डाला जाए, क्या ये ब्लेम डाला जाए प्राइवेट नर्सिंग होम पे ही डाल दिया जाए या अथॉरिटीज पे डाला जाए, किस पे ब्लेम डाला जाए, ये बात चल रही थी। और इनफैक्ट काफी ज्यादा इनकरेक्ट रिपोर्टिंग भी हुई थी, जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि इसके अलावा भी बहुत सारे नर्सिंग होम्स दिल्ली में बिना लाइसेंस के फंक्शन करते हैं, विच वॉज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो ये इस तरीके की अफवाह खबरें भी फैलाई जा रही थी कि भाई बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं इन दिल्ली विच आर फंक्शनिंग विदाउट अ लाइसेंस ओनली। तो वो होता है ना मीडिया की आदत की, जरा सी खबर फैली उसमें तेल मसाला घी लगा के और बड़ा चढ़ा के बताना, वही चीज हो रही थी, रॉन्ग रिपोर्टिंग कहलाती है। जो यहाँ इस आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है कि अगर ब्लेम डालना है तो इस केस में किसका फेलियर माना जाए, इस केस में अथॉरिटीज का फेलियर मानना या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उस प्राइवेट क्लिनिक का, किसी का भी फेलियर मानना इज रॉन्ग। यहाँ पे फेलियर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर रेगुलेशंस का है। जो रेगुलेशंस हेल्थ केयर इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, उनके ऊपर रोक टोक लगाते हैं और उनको कुछ करने से अलाउ और डिसअलाउ करते हैं, उन रेगुलेशंस की गलती यहाँ पर इस आर्टिकल में एडिटोरियल में बोली जा रही है। किस तरीके से? देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ स्टेट्स में 50 से भी ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत होती है अंडर मल्टीपल रेगुलेशंस। अगर किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी को लाइसेंस चाहिए हो तो 50 से भी ज्यादा अप्रूवल, विच इज वेरी हेक्टिक, ठीक है। और दूसरा, governments at every level in India, national and state, are known to draft policies which are near perfect. Near perfect यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 का, जो 14 साल पहले इनैक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट
अभी तक स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं किया। और ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेट्स का ऐसा कहना है कि कोई भी लॉ अडॉप्ट करने से पहले स्टेक होल्डर से डिस्कशन होता है। मतलब वो लॉ जिन लोगों को अफेक्ट करेगा, जिनके ऊपर असर आएगा उस रेगुलेशन को एक्सेप्ट करने से, लॉ को लागू करने से, उनसे डिस्कशन करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इन स्टेक होल्डर से डिस्कशन के बाद ये रियलाइज हुआ है कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको इंप्लीमेंट कर पाना इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो ऐसा एक्ट बना दिया गया है जो रेगुलेटरी एक्ट है, जो कायदे से रेगुलेट करना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, उसका इम्प्लीमेंटेशन इज नियर इम्पॉसिबल। और 14 साल पहले बन गया था और आज तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो फेलियर है दैट इज बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर रेगुलेशंस। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, या जिसको हम IPHS भी बोलते हैं, ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब अपने खुद के जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं उनके लिए ही ड्राफ्ट किया गया था और बोला गया था कि भाई ये बहुत एसेंशियल है। अब सबसे पहले ये रिलीज किया गया था 2007 में और उसके बाद 2 बार रिवाइज भी, मतलब इसके प्रोविजंस चेंज भी कर दिए गए हैं सिंस देन। येट अभी तक 17 सालों में ओनली 15 to 18% ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मीट द गवर्नमेंट्स ओन स्टैंडर्ड। मतलब आप प्राइवेट की तो छोड़ दो, जो गवर्नमेंट खुद की फैसिलिटीज के लिए लॉज बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, वो उनकी खुद की फैसिलिटीज तक उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रही है और उनको इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रही है। सिर्फ मात्र 15 से 18% गवर्नमेंट फैसिलिटीज इस बने हुए लॉ को, जो 2007 में बन गया था, इसको इंप्लीमेंट कर पाई है और इसको फॉलो कर पाई है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है दैट इज अ मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर भी है और प्राइवेट भी इक्वली फंक्शन करता है, जहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड प्रोवाइडर्स डिलीवर नियरली 70% ऑफ आउट पेशेंट एंड 50% ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सेक्टर में काफी बड़ा चंक हिस्सेदारी प्राइवेट की भी है। येट जब हम हेल्थ केयर रेगुलेशंस की बात करते हैं, देयर सीम्स टू बी एन अनफेयरनेस एंड ओवरजीलस अटेम्प्ट टू एनफोर्स रेगुलेशंस इन प्राइवेट सेक्टर। एक तरीके का जिसको हम बोल सकते हैं सौतेला व्यवहार, कि बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है एंड रेगुलेशंस लगाने की कोशिश की जाती है ऑन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। उतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस गवर्नमेंट खुद अपने इंस्टीट्यूशंस पे नहीं लगाती है। और ये चीज कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं उसके ओनर्स ने भी सामने आके की है कि भाई हमारा लाइसेंस जब हमने रिन्यू करने के लिए, खत्म होने की डेट आ रही थी उसकी, हमने रिन्यू करने के लिए डाला तो इतना लंबा प्रोसीजर अभी तक वो फनल में फंसा हुआ है, रिन्यूअल के प्रोसेस में ही फंसा हुआ है और कितना टाइम हो चुका है। तो हमारी गलती तो नहीं है, हमने रिन्यूअल के लिए डाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सामने वाले जिनको रिन्यू करना है उस लाइसेंस को, अप्रूवल देना है, उनकी गलती है, वहां पे फंसा के रखा है बिकॉज इट्स प्राइवेट। तो ये एक तरीके का सौतेलिया या भेदभाव वाला व्यवहार टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर भी देखा जा सकता है। यहां मेन बात जो हो रही है वो ये बात हो रही है कि द पेरेंट्स ऑफ बेबीज ऑप्टेड टू गो, जो ये नियोनेटल केयर की हम बात कर रहे हैं ना, तो इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा क्यों हुआ कि जो बच्चों के माँ बाप थे दे ऑप्टेड टू गो टू प्राइवेट नर्सिंग होम डिस्पाइट गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज विथ फ्री हेल्थ सर्विसेज इन इज एन इशू वी मस्ट रिफ्लेक्ट ऑन। ऐसा आर्टिकल का कहना है कि जब गवर्नमेंट सेम सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करने को तैयार है, अपनी फैसिलिटीज में प्रोवाइड करती है, तो ये पेरेंट्स आखिर गए क्यों प्राइवेट सेक्टर में? इस चीज पर भी गौर करने की जरूरत है। और इस चीज का आंसर तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ फैसिलिटी प्राइवेट में मिलती है वो गवर्नमेंट में कहाँ? बोला ही इस तरीके से जाता है गवर्नमेंट फैसिलिटी, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में देख लें चाहे हेल्थ केयर, कि भाई ज्यादा पैसे नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये तरीका ही है रेफर करने का, तरीका ही बोलने का ऐसा है कि समझ में आ जाता है सामने वाले को कि ये गवर्नमेंट में जाने की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स बोले गए हैं जिसमें से पहला ये है कि इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज एसेंशियल एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। बोला है कि चलो हमने ब्लेम गेम सब देख लिया, फेलियर वगैरह देख लिया, लेकिन अगर अल्टीमेटली आपको अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये, देयर इज अ नीड टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ये बाकी जो हमने लॉज देखे उसकी तरह नहीं,
कि आपने गाइडलाइंस बना दी, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, इंप्लीमेंट कर पाना ही इम्पॉसिबल है. दैट शुड नॉट बी द केस. ठीक है, ऐसी गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है जिनको फॉलो किया जा सके, जिनको इंप्लीमेंट किया जा सके. सेकेंड पॉइंट, रेगुलेटरी एस्पेक्ट में जिसकी बात हो रही है, व्हाट इज पॉसिबल फॉर लार्ज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स मे नॉट बी फीजिबल फॉर स्मॉल क्लिनिक्स. अब देखो, कुछ रेगुलेशंस जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स या पब्लिक हॉस्पिटल्स भी फॉलो कर सकते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स फॉलो नहीं कर सकते. और इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये छोटे क्लिनिक्स और छोटे नर्सिंग होम ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. आप बचपन से देखा होगा आपने, इवन इन माय केस, मैं बीमार पड़ती थी तो एक छोटा सा क्लिनिक है, एक डॉक्टर है, अपनी क्लिनिक में बैठते हैं, हम सबसे पहले वहीं जाते थे. किसी का पहला इंस्टिंक्ट नहीं आता, खासतौर के इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में, कि चलो उठ के सीधा हॉस्पिटल चलते हैं. जब कुछ एक्सट्रीम होता है जिसमें एडमिट होने की जरूरत है, भर्ती होने की जरूरत है, तभी ये वाली चीज पे हम आते हैं कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं. अदरवाइज हॉस्पिटल का चर्चा ही नहीं आता. क्यों? क्योंकि ये स्मॉल और छोटे छोटे क्लिनिक्स आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अस. तो अगर ऐसे रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, गाइडलाइंस लाई जाती है जो इनके लिए फॉलो कर पाना इम्पॉसिबल है, तो आप सबसे नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो फंक्शन कर रहे हैं, जो एक्चुअली में लोगों के सबसे पास है हेल्थ केयर फैसिलिटी, सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है, उनको तो आप टारगेट ही नहीं कर रहे हो. और यही इस आर्टिकल का टाइटल है कि हेल्थ रेगुलेशंस नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच. बेस का मतलब यहां पर हो गया ये जो स्मॉल छोटे छोटे क्लिनिक्स है, टॉप मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स. तो नीचे से ऊपर जाने वाली अप्रोच की जरूरत है. दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल. ओके, और यहां लास्ट में यही बोला जा रहा है कंक्लूजन में कि इंडिया नीड्स टू प्रमोट सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स अपार्ट फ्रॉम स्मॉलर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड नर्सिंग होम्स. दीज आर व्हाट डिलीवर प्राइमरी केयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू कीपिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर लो. क्यों नहीं जाते हैं हम इन द फर्स्ट प्लेस हॉस्पिटल? क्योंकि हमारा दिमाग कैसे चलता है कि एक क्लिनिक में दिखा लेंगे, डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए देख लेगा, देखने के ले लेंगे, और उसके अलावा ऐसी दवाई आ जाएगी. तो मतलब 1000 रुपए 1500 रुपए में इलाज निपट गया. अब बड़े हॉस्पिटल जाने से पहले दिमाग में ही आता है कि भैया बिल कितना आएगा, सबका आता है. अभी थोड़े दिन पहले मैं बीमार पड़ी थी, मैंने सोचा सेम चीज कि यार कोई क्लिनिक वाला है या छोटा ऐसे डॉक्टर है, छोटा नहीं सोचते बट अपना मेंटालिटी वैसी होती क्लिनिक जाने की कि कोई ऐसे डॉक्टर है वो देख के दवाई दे दे, बच जाए तो अच्छा है, भर्ती ना होना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ये मेंटालिटी है. तो भैया जो सबसे पहला आम आदमी जिसको अप्रोच करता है, आप उसी को टारगेट करके उसको नहीं सुधारोगे तो फिर कहां से आगे जाके हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा. दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल. ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है एक इंपॉर्टेंट चीज, बिजार जजमेंट बोला जा रहा है कि अनशंट कुछ भी, और ये जजमेंट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का. यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, एक रूलिंग है, जिसमें एक कपल, जिसमें आदमी जो था, मैन वॉज अ मुस्लिम मैन एंड लड़की वॉज अ हिंदू, इन दोनों ने शादी की. इनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, और ये बोला कि भाई इनकी जो मैरिज है ये मुस्लिम लॉ के अंडर, अगर मुस्लिम लॉ के अंडर इनकी मैरिज को एग्जामिन किया जाए तो वैसे भी अ मुस्लिम मैन कैन नॉट मैरी अ वुमन जो कि आइडोलेट्रेस या फायर वर्शिपर है. आइडोलेट्रेस मतलब जो आइडल वर्शिप करते हैं, जैसे भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं ना हिंदुइज्म में, या फायर वर्शिपर है, इनसे शादी करना मुस्लिम लॉ के अंडर अलाउड नहीं है. और क्योंकि ये अलाउड नहीं है इसलिए ये शादी इर्रेगुलर हो गई, इसलिए इनको कोई भी प्रोटेक्शन हम नहीं देंगे. जिसपे ये बोला जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये डिसीजन बहुत एक तरफा है, बहुत ही गलत है. सबसे पहले तो इन लोगों ने अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर कराई. अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात आ जाती है तो कोई भी पेरेंट एक्ट या पेरेंट लॉ जो भी होता है पर्सनल लॉ का, चाहे हिंदू लॉ चाहे मुस्लिम लॉ, उसके ऊपर आ जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट. तो पर्सनल लॉ की तो यहाँ बात ही नहीं करनी चाहिए थी. और यहाँ पे दूसरी बात ये बोली गई कि यहाँ पे जानबूझ के कोर्ट ने, पता नहीं जानबूझ के या अनजाने में, पर्सनल लॉ को जो डायसेक्ट किया है उसकी जरूरत ही नहीं थी. पर्सनल लॉज में जाने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं कोर्ट क्यों गया. यहाँ पूरी की पूरी बात आ चुकी थी स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर. ठीक है, तो इसलिए बोला गया दिस इज अ बिजार जजमेंट. इसको बोला गया इट इज स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है, दैट द कोर्ट अंडरस्कोर्स दैट वुमन पिटिशनर इन दिस केस डिड नॉट वांट टू कन्वर्ट टू इस्लाम. कोर्ट ने ये बोला कि जो विमेन पिटिशनर है शी डिड नॉट वांट टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम बट एट द सेम टाइम एग्जामिन्स द केस थ्रू. मतलब पहले तो ये भी बोला कि जो वुमन थी
वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी, बट एट द सेम टाइम फिर मुस्लिम लॉ को इनके ऊपर लागू किया। तो इसका कोई रीजन नहीं है, कोई तुक नहीं बैठता, फालतू का एकदम बिजार जजमेंट है ये, ऐसा कहना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन है जो हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑन वोटिंग बिहेवियर किस तरीके का है, कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम लागू की है गवर्नमेंट ने उसका कितना इम्पैक्ट है ऑन वोटिंग बिहेवियर, क्या लोगों ने उसके बेसिस पे वोटिंग दी है, वोट दिया है उस पार्टी को, या जो देखो दो तरफ होते हैं, एक जो ऑलरेडी हमारी इनकम्बेंट पार्टी थी, रूलिंग पार्टी, उनने कुछ वेलफेयर स्कीम्स लागू की होंगी जिससे लोग खुश होकर उनको वोट देंगे, या फिर दूसरे तरफ ऑपोजिशन पार्टी जो थी हमारा इंडिया कोalition, उन्होंने प्रोमिसेस किए होंगे कि आप अगर हमको वोट देके जिताते हो तो हम ये स्कीम्स लेकर आएंगे। तो दोनों में से किस तरफ जनता ज्यादा झुकी, ये वोटिंग पैटर्न यहां पे डिस्कशन हुआ है। ठीक है, ये बोला जा रहा है अगर 2009 में मनरेगा वाज द स्टार, तो 2019 में उज्ज्वला योजना जो सरकार की थी वो स्टार थी, वो हाईलाइट में थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, there is an increase in percentage of voters who reported to have benefited from select welfare schemes। जब डेटा एग्जामिन किया जाता है तो यहाँ पे देखा जाता है 5 मेजर वेलफेयर स्कीम्स की लोग बात कर रहे हैं, जो कि क्या क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको पीडीएस बोला जाता है, उज्ज्वला योजना जिसमें फ्री गैस सिलेंडर या गैस कनेक्शन दिया गया था, फिर मनरेगा, चौथा आयुष्मान भारत, एंड लास्ट में हाउसिंग स्कीम। ये 5 मेजर स्कीम्स थी सरकार की जिनके बारे में लोगों ने बोला, बात की कि हाँ इनसे हमको फायदा हुआ है। अब यहाँ पे हमको ट्रेंड क्या दिखता है, दैट द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु रिपोर्टेड रिसीविंग अ बेनिफिट फ्रॉम अ स्कीम, इन पांचों में से जिन वोटर्स ने रिपोर्ट किया कि हाँ हमको बेनिफिट मिला है इन स्कीम्स में से, वो वेरी किए 1/4 से 2/3 तक, मतलब पहले 25% थे, अब वो परसेंटेज 67 है, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। While an average of 27% of the elaborate claim to have benefited in 2019, 2019 में यही सवाल पूछा गया था, तो 27% लोगों ने बोला था कि हाँ हमने फायदा लिया है इन स्कीम का, हमको मिला है फायदा। वहीं अभी के इलेक्शंस की बात करें तो 41% ने बोला है कि हाँ उनको फायदा मिला है। अगेन आप देखो ऑलमोस्ट डबल हो गई है ये जनता। तो इसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट करती हैं, दैट द नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड एन एडिक्वेट डाइट इज रीजनेबली हाई। ठीक है, एक एक करके हमको स्कीम का समझ में आ रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कंपेरेटिव स्टडीज अल्टीमेटली ये शो करती हैं कि वोटर्स प्रेफर करते हैं इनकम्बेंट मतलब करेंटली इन ऑफिस, अभी जो ऑफिस में गवर्नमेंट है, when they have benefited from policy output or actions of the government। मतलब जो मैंने दो तरफ बताए थे उनमें से वोटर्स प्रेफर करते हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट को, अगर उनने कोई इस तरीके की वेलफेयर स्कीम लेकर आई है जिससे वोटर्स को बेनिफिट हुआ है, कंपेयर टू कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसी सरकार जो प्रोमिसेस कर रही है कि हम फ्यूचर में जाके वेलफेयर स्कीम्स लेकर आएंगे, हमको अगर आप सरकार हमारी बनाने देते हो और हमको वोट देते हो तो। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड, जनरल ट्रेंड वोटर्स का दिखा है, एंड दैट इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल इज अबाउट। अच्छा, यहां पे छोटी सी बात हो रही है, कोऑपरेशन विद इंडिया टू सी मैनिफोल्ड, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, ऐसा नॉर्वेजियन एम्बेसडर बोल रही हैं अगले 10 सालों में। यहां पे हम मेन बात जो हो रही है वो है कि नॉर्वे का एक काफी बड़ा रोल देखा गया है इन द EFTA। EFTA क्या है, 4 नेशंस के साथ इंडिया ने एक पैक्ट, ट्रेड पैक्ट साइन किया है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इन 4 नेशंस को मिलके बोला जाता है, उसमें नॉर्वे का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उनका ये कहना है कि हम क्यों इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छे करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दूसरा, EFTA जो पैक्ट है विथ इंडिया जो अपने साइन किया है 4 यूरोपियन नेशंस के साथ अपन ने जो साइन किया है, इज द फर्स्ट ट्रेड ट्रीटी विथ एन इन्वेस्टमेंट चैप्टर। बाकायदा उसमें एक चैप्टर है जिसमें डिस्कशन हुआ है अबाउट इन्वेस्टमेंट जो होगा इंडिया में, जो कि करने वाले हैं। उन्होंने अपने आप को बोला, बिकॉज दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द EFTA कंट्रीज, वांटेड टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स एंड दैट इज द टारगेट। ठीक है, उसके आगे उन्होंने क्या बोला, शी इज वेरी कीन ऑन 3 सेक्टर्स, 3 मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके वो काम करना चाहते हैं नॉर्वे। वो 3 सेक्टर्स है, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी, सभी काम कर रहे हैं उस पर, मैरीटाइम एंड सर्कुलर इकोनॉमी। बेसिकली ये 3
सेक्टर्स के अराउंड इस समय पूरी दुनिया मंडरा रही है और अगले 10 सालों तक यही 3 सेक्टर हाईलाइट में रहने वाले हैं। तो इन सेक्टर के ऊपर ही शी इज कीन, बाकी सेक्टर्स पे भी काम होगा बट इन 3 को फोकल पॉइंट बनाकर नॉर्वे और इंडिया साथ में मिलकर अगले 10 सालों तक काम करने वाली है। ओके अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट छोटी सी स्पोर्ट्स न्यूज पे आ जाओ। अच्छा, एक छोटी और चीज, COP 29 की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारी की सारी कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ मिलकर बैठ के क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशंस करती हैं। तो ये जो COP 29 की बात हो रही है ये इस बार अजरबैजान में होने वाली है और इसका थीम रहने वाला है पीस एंड ट्रूस। ट्रूस पीस तो अपने को सबको पता है और ट्रूस का मतलब होता है संधि, साथ में मिलकर काम करना। यहाँ पे ये कहना है कि भाई इस बार की COP में देखो, हमको समझ में आता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत होते हैं आपस में, कई सारी कंट्रीज, कोल्ड वॉर चल रहा है, अब तो ऑफिशियली कोल्ड वॉर ही चल रहा है, ये सब साइड में रखो। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है, अगर उसके ऊपर ध्यान देकर काम नहीं किया तो लड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। तो पीस एंड ट्रूस मतलब जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज आपके चल रहे, वॉर भी चल रहा है, उसको भी साइड में रख के क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेने में सारी कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा, वरना आगे जाके ऐसा टाइम आएगा कि हम बात करने लायक, वॉर करने लायक ही नहीं बचेंगे, लिवेबल ही नहीं बचेगा हमारा प्लैनेट। ठीक है, और ये COP 29 कहाँ होने वाली है? ये होने वाली है अजरबैजान में। अच्छा, नेक्स्ट कुवैत के साथ काफी ज्यादा हम चैलेंजर्स राउंड में गए थे, क्वालिफायर राउंड में, सॉरी 5th राउंड ग्रुप ए लीग मैच था ये, राउंड 2 ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। बहुत उम्मीदों के साथ बट 1-0 से इंडिया लॉस्ट एंड दिस वाज आल्सो द लास्ट इंटरनेशनल मैच ऑफ फुटबॉल कैप्टन एंड द पर्सन जो इंडियन फुटबॉल को आज जिस मकाम पर वो है वहां पर पहुंचाने में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, मिस्टर सुनील छेत्री। उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट भी अनाउंस किया था, सो दिस वाज हिज लास्ट मैच। काफी ज्यादा दुखी होके रोते हुए ग्राउंड से जाते हुए वो नजर आए, बट अ लेजेंडरी प्लेयर, मतलब अगर वो नहीं होते तो इंडियन फुटबॉल आज जहां है वहां पर नहीं होता। फीफा के बारे में हम शायद सोच भी ना पाते। अब इंडिया नेक्स्ट राउंड में जो जा रहा है उसमें जिंदगी और मौत की सवाल है। कुवैत जो बहुत ही ज्यादा, सॉरी कुवैत के साथ अभी तक कतर जो बहुत स्ट्रांग टीम है, इस ग्रुप की टॉप टीम है, आज तक 4 मैचेस उन्होंने किए, एक भी नहीं हारे। इनके अगेंस्ट हम फाइट करने वाले हैं। लास्ट अपना डू और डाई वाली सिचुएशन आने वाली है, तो काफी ज्यादा दुखी होकर ग्राउंड से जाते नजर आए एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट स्टिल हम जहां भी पहुंचे हैं आज वहां भी नहीं पहुंचे होते इफ नॉट फॉर दिस गाय सुनील छेत्री, सो कमेंडेबल। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 7th। फटाफट से देख लेते हैं 8th को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। सबसे पहले आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा, चेंज नहीं किया पहले से। रेपो रेट होता क्या है अब ये देख लो। मान लो ये आरबीआई है और ये बैंक है, ठीक है, तो आरबीआई जिस रेट पर बैंक को लोन देगा, पैसे उधारी देगा, वो रेपो रेट कहला जाता है, आरआर बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट फुल फॉर्म रीपर्चेज रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये रेपो रेट कहला जाता है, सिंपल सी बात है। उसको आरबीआई ने अनचेंज रखा है एट 7.2%। ठीक है, यहां पे 2-3 और चीजों की भी बात हुई है, जिसमें एक है CRR, ये आपने नहीं सुना होगा। CRR जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब क्या होता है, मान लो जैसे ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोगों से पैसा लेते हैं अपना कैपिटल रेज करने के लिए, कल को बैंक से भी पैसा लेते हैं, कल को उधारी सब लेकर और भाग जाएंगे, जिसे बहुत सारे कर भी चुके हैं। नीरव मोदी ले लो, किंगफिशर वाले विजय माल्या ले लो, ये सब कर चुके हैं। तो भाई बैंक का अगर पैसा उधारी कई 100 करोड़ों में लिया होता है और अगर लेकर एक तरीके से चुरा कर अगर ये भाग जाए, बिना चुकाए भाग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि बैंक डूब ही गया, फंक्शन करना ही डूब गया। तो इस चीज से बचने के लिए बैंक जो होते हैं वो अपने खुद के पास एक कुछ रिजर्व बनाकर रखते हैं, उसको CRR कहते हैं, और कुछ एक छोटा सा रिजर्व इसी तरीके से आरबीआई में भी मेंटेन करके रखते हैं बैंक्स, उसको हम SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है,
तो ये सेल्फ के पास जो मेंटेन करके रखते हैं ये हो जाता है सीआरआर, और आरबीआई के पास जो मेंटेन करके रखते हैं ये आपका हो जाता है एसएलआर। बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का, ठीक है। रेपो रेट अपन ने देख लिया, इट इज दैट इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई सेट करता है, वो इंटरेस्ट रेट जो कि आरबीआई सेट करता है शॉर्ट टर्म लोन्स कमर्शियल बैंक्स को देने के लिए, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन की भी बात होती है, काफी बार अपन देख भी चुके हैं द हिंदू में ही कि गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक अग्रीमेंट है कि भाई इन्फ्लेशन भी आरबीआई को मेंटेन करना है, और इन्फ्लेशन आइडियल होता है 4% मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली, अगर डेफिनेशन से देखें तो इट रिफर्स टू सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो प्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ते हैं ये एक सस्टेन्ड वे में बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एकदम से भाग गया तो आम आदमी बिल्कुल सड़क पे ही आ गया। तो इन्फ्लेशन भी डिसाइडेड है कि 4% आइडियल होता है, इतना मेंटेन होना चाहिए, ओके। तो अभी करंट इन्फ्लेशन टारगेट जो कमिटी की रिकमेंडेशन है, यहाँ पे किस कमिटी की बात हो रही है जो ये सब डिसाइड करती है? इस बार की कमिटी थी उर्जित पटेल कमिटी, जिन्होंने डिसाइड किया ना रेपो रेट अनचेंज्ड, पहले जितना था उतना ही मेंटेन करेंगे। तो उर्जित पटेल कमिटी, उन्होंने रेकमेंड किया था सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड इन्होंने ही कमिटी के ही रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो करंट इन्फ्लेशन टारगेट है वो जो 4% मैंने बोला ना आइडियल इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, उसके टारगेट से मिल बैठ के, मतलब मेल भी खाता है, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशन देती है कमिटी वो इसी के हिसाब से देती है कि 4% इन्फ्लेशन इज आइडियल, इसमें ना ज्यादा बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आता है वो आपका आता है ये वाला, परसेंटेज ऑफ नोटा वोट्स डिप्स नेशनली एंड राइजेस इन नॉर्थ ईस्ट। पूरे बाकी के कंट्री में नोटा जिन्होंने बटन दबाया था, मतलब उनको किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करना था तो उन्होंने नोटा को वोट दिया, ये घटा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नोटा का परसेंटेज बढ़ा है। देखते हैं आर्टिकल में बात क्या हो रही है। परसेंटेज ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड अंडर नोटा और नन ऑफ द अबव को ही नोटा बोला जाता है, डिप्ड नेशनली, पूरे नेशन में पूरे कंट्री में कम हुआ कंपेयर टू 2019 इलेक्शंस, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये डिफरेंट ट्रेंड था। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नोटा काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। नोटा वैसे पूरे इंडिया में अगर इस बार देखा जाए इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो इट वाज 0.99%, दिस वाज 0.0% लेस देन द 1.06% रिकॉर्डेड इन 2019। तो 2019 में जो रिकॉर्डेड था उससे काफी कम था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का वहीं देखें तो 2019 में 0.71% था, लेकिन इस बार 0.81% था। ये जंप क्यों था उसका रीजन भी यहां डिस्कस किया गया है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये दिखाता है कि वोटर्स वर नॉट हैप्पी विद द चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। नोटा आप क्यों चूज करते हो? नन ऑफ द अबव, कि आपको कोई भी कैंडिडेट जो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा है उनमें से कोई भी नहीं पसंद, तो इसलिए आप नन ऑफ द अबव चूज करोगे। तो ये एक तरीके से ना खुश बिहेवियर दिखाता है लोगों का कि ऑब्वियसली इसलिए नोटा को चूज करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट जो उनको खड़ा है रिप्रेजेंट करने के लिए उनको इस लायक नहीं लगता कि इसको जीतना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नोटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक ऐसा वोटिंग ऑप्शन होता है बैलेट में जो बेसिकली अलाउ करता है वोटर को ये इंडिकेट करने के लिए कि भाई मेरा डिसअप्रूवल है, जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है इनमें से कोई भी मुझे नहीं पसंद, ठीक है। सबसे पहले नोटा यूज कब किया गया था? ये किया गया था 2013 में असेंबली इलेक्शंस में, और ये असेंबली इलेक्शंस 5 स्टेट्स के मोस्टली। कौन कौन से स्टेट्स थे वो? छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद 2014 में पहली बार यूज किया गया ये जनरल इलेक्शंस में, ठीक है। इंट्रोड्यूस ये क्यों किया गया था? क्योंकि 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली डिसीजन था ये, किस केस में? इन द केस ऑफ PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था कि नोटा का भी ऑप्शन वोटर के पास होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली सबसे पहले तो 5 असेंबली के इलेक्शंस में नोटा यूज किया गया था और उसके बाद 2014 में पहली बार जनरल इलेक्शंस में नोटा किया गया था। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है कि नोटा वोट काउंट करता है क्या? इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो वोट्स नोटा के अंडर कास्ट होते हैं ये काउंट किए जाते हैं, बट इनको इन वैलिड वोट्स माना जाता है। सिर्फ ये दिखाया जाता है ट्रेंड नोटा के थ्रू कि भाई वहां पर कैंडिडेट से खुश नहीं थे, लेकिन उसके अलावा इनको इनवैलिड वोट्स के तौर पे ही काउंट किया जाता है। इवन इफ अगर मान लो कि मेजॉरिटी वोट्स नोटा को मिले, बाकी किसी भी कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स अगर नोटा को भी मिले हैं, तब भी सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट वोट्स जिस कैंडिडेट को मिले हैं वही जीतेगा। तो नोटा का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है कि भाई अगर मैक्सिमम वोट्स नोटा को मिल गए तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि री इलेक्शन कंडक्ट करेंगे या कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बस नोटा को एक तरीके का ट्रेंड नोटिस करने के लिए यूज किया जाता है, ये देखने के लिए यूज किया जाता है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेंटर इज नोशनल एंड स्टेट्स आर द रियल एंटिटीज। अब इसमें बात क्या हो रहा है, कंटेंट इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल सी बातें समझेंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री के रिसोर्सेस दे नीड टू बी डिसाइडेड जॉइंटली, कि कंट्री के रिसोर्सेस हैं वो किसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये डिसीजन जॉइंट होना चाहिए सेंटर का और स्टेट्स का। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा भी था कि भैया सेंटर स्टेट रिलेशंस किस तरीके के हैं, ये एक कंटेंशन था, ये काफी ज्यादा वारदात में चर्चे वाली बात थी, कंटेंशुअस जिसको हम कहते हैं, ड्यूरिंग द कैंपेन, कैंपेनिंग के टाइम पे भी, इन जनरल इलेक्शंस की कैंपेनिंग के टाइम पर भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा उठाया गया, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन किया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की लाचारी, हेल्पलेसनेस को बताते हुए ये बोला रिसेंटली कि सेंटर स्टेट इश्यूज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वो होता है ना बड़ा भाई छोटा भाई, सुप्रीम कोर्ट भी थक हार के बोला कि भैया अपने इश्यूज अब सॉर्ट कर लो, लोगों का भला करना है, आपको वेलफेयर करना है, आप लोग उन्हीं लोगों का भला नहीं कर रहे हो जो आपको इलेक्ट करा के पहुंचा रहे हैं। सेंटर स्टेट का मिलके काम करने का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी में 2017 में एग्जाम्पल था ऑफ दिस व्हेन सम स्टेट्स हैड रिजर्वेशन अबाउट इट, लेकिन जब जीएसटी को लागू करने की बात आई थी तो कुछ स्टेट्स थोड़ा पीछे हटे हुए थे, डाउट में थे, लेकिन फिर भी दे डिसाइडेड कि कोई बात नहीं हम साथ देंगे एंड अल्टीमेटली जीएसटी को लागू किया गया। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेंटर एंड स्टेट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस चीज पे भी आती है कि देखो आसाम बहुत ज्यादा अलग है राजस्थान से, राजस्थान बहुत ज्यादा अलग है गुजरात से, इस तरीके से बाकी ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा अलग है तमिलनाडु से, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए हर स्टेट के साथ इक्वली अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, विच इज अ नेचुरल थिंग। बट स्टिल अगर लोगों का हित में बात होनी है और लोगों का वेलफेयर करना है तो सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डोमिनेंट सेंटर है जो जनरली होता है, ये अपना विल, अपनी मर्जी फोर्स कर रहे हैं ऑन स्टेट्स। इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली सेंटर स्टेट रिलेशंस जो होते हैं वो खराब होते हैं या डिटीरियोरेट होते हैं। ठीक है, तो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लो, चाहे वाटर शेयरिंग, पानी किस स्टेट से किस स्टेट में जाना चाहिए जहां वाटर की क्राइसिस हो, ये सब के लिए एक अच्छे सेंटर स्टेट रिलेशन की जरूरत है और स्टेट्स को साथ में अग्रीमेंट में आने की जरूरत है। तो इट्स हाई टाइम बेसिकली कि सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे से मेंटेन किए जाएं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए किया क्या गया है, एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की गई है, क्या करने के लिए कि भैया जो फंड्स होते हैं ना उसको किस तरीके से डिवॉल्व किया जाएगा, बांटा जाएगा, एक तरीके से बोले तो डिवॉल्व किस तरीके से किया जाएगा फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, एंड हर स्टेट का कितना शेयर होगा, ये सब चीजें
अच्छे से बिना लड़ाई झगड़े के डिसाइड करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट की गई है, ठीक है। सेंटर इस कमीशन को सेटअप करता है, कौन? सेंटर इस कमीशन को सेटअप करता है एंड मोस्टली उनके खुद के ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। द इशू ऑफ गवर्नेंस बोथ एट सेंटर एंड इन द स्टेट नीड्स टू बी फ्लैग्ड। अब बहुत बड़ा हाई टाइम आ चुका है कि ये जो इशू चल रहा है ये सॉल्व हो और फाइनली सेंटर और स्टेट जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करे। ओके एक्सक्यूज मी। अच्छा, यहां पे बात हो रही है सिंगापुर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। बात क्या हो रही थी कि एक इस पे अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगा इफ यू वांट ऑन द सेम चैनल इटसेल्फ, बट अब ब्रीफ में सुन लो। द एंटायर पॉइंट वाज कि आंध्र प्रदेश में दो मेजर पार्टीज हैं, ठीक है। एक तो पार्टी थी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और दूसरी थी वाईएसआर-सीपी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टीज का अब 10 साल का अग्रीमेंट हुआ था जिसमें 2014 में जब आंध्र प्रदेश में से हिस्सा अलग करके आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन एक्ट के अंडर आंध्र प्रदेश से हिस्सा अलग करके तेलंगाना बनाया गया था, तो ये डिसीजन हुआ था, अग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल के लिए दोनों का कॉमन कैपिटल हैदराबाद रहेगा। 10 सालों के बाद आंध्र प्रदेश किसी एक शहर को अच्छे से डेवलप करके अपना कैपिटल बनाएगा और उस अपने कैपिटल में फिर शिफ्ट कर जाएगा। तो 10 साल एग्जैक्ट 2 जून 2024 को खत्म हो रहे थे। अब यहाँ पे दो सोल्यूशंस थे। एक टीडीपी पार्टी का, वो चाहते थे अमरावती को कैपिटल बनाया जाए और अमरावती काफी हद तक डेवलप भी हो चुका था। अमरावती को बोला जाता था गोस्ट टाउन क्योंकि वहां सिंगापुर जापान से काफी ज्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आए थे जो डेवलप कर रहे थे अमरावती को, लेकिन सडनली उसको रोक दिया गया तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस चले गए, तो वो गोस्ट टाउन बन गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, पूरे रोड बने हुए, लेकिन कोई रहता नहीं है, कोई जाता नहीं है। दूसरा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का ये सोल्यूशन था कि वो 3 कैपिटल बनाना चाहते थे, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। वो चाहते थे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के अलग अलग कैपिटल्स बने। तो अब फाइनल डिसीजन पता चलना था 4 जून को, जब ये पता चलता कि भाई कौन सी पार्टी फाइनल पावर में आई है। तो वो पार्टी जो आई वो थी टीडीपी। तो फाइनल ये हुआ कि अमरावती अब कैपिटल बनेगा ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट्स आए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती, दे विल कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, सिंपल सी यही बात है। 2018 से सिंगापुर हैज बीन द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ इंडिया, बट ओवर द लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट लेवल्स ड्रॉप क्योंकि अमरावती का जो डेवलपमेंट हो रहा था वही रोक दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट भी चला गया। लेकिन अब फाइनली जब डिसाइड हो गया है कि वही आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनने वाला है, तो दिस इन्वेस्टमेंट विल कंटिन्यू टू ग्रो, ऐसा प्रॉमिस किया गया है। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर द पास्ट 4 डेज। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हम इन ब्रीफ डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ दिन और पॉलिटिकल न्यूज थोड़ी रहेगी, बट उसके बाद फुल फ्लेजेड आपका कोर न्यूज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेशन थोड़े से लंबे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द अपकमिंग डेज। अब नेक्स्ट अपन मिलेंगे ऑन दी कमिंग फ्राइडे, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे टुडे, दैट इज 12th, 13th और 14th को क्या क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो हम डिस्कस करने, सॉरी टुडे इज 11th, हाँ, तो 11th, 12th और 13th को क्या क्या हुआ हम ये 14th को डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्राइडे। इस तरीके से आप अगर हफ्ते में 2-2 सेशंस करके देख लेते हैं तो बहुत ही आराम से आपका पूरा द हिंदू कवर हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा बच्चों को पहाड़ लगता है। एक बार न्यूज़पेपर पढ़ के खत्म करने में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो कवर टू कवर, तो इट विल टेक यू एटलीस्ट 1.5-2 आवर्स, जो आपका आराम से इस सेशन में कवर हो जाएगा। ओके, क्योंकि कई बार हमको ये भी नहीं पता होता कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है और कौन सी न्यूज़ इररेलेवेंट है, तो वो सब भी छांट के आपको इन सेशंस में कवर किया जाता है। सो आई गेस आई विल सी यू गाइज अगेन ऑन दी अपकमिंग फ्राइडे। आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिविजन करते रहिए और करंट अफेयर से बिल्कुल भी मत डरिए। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे सेशन। दिस इज विशिष्टा, यस अकेडमी, साइनिंग ऑफ।